ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जिसमें कर्मों की लाठी में आवाज नहीं होती पर वार बहुत गहरा होता है। कहते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बारगांव में सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो हल्की धुंध और मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती थी। गांव में अब भी पुरानी हवेलियों और मिट्टी के घरों का बोलबाला था। उसी गांव में एक घर था सावित्री देवी का। 60 की उम्र पार कर चुकी सावित्री गांव की जानी मानी औरत थी। कभी वह बड़े गर्व से कहती थी, मेरे जमाने में औरतें घर चलाती थी, आजकल की तो बस बोलना जानती है। उनका बेटा मोहन गांव के स्कूल में मास्टर था। अच्छे स्वभाव का, सीधा साधा, पर माँ के सामने बोल नहीं पाता था। मोहन की शादी 2 साल पहले राधा से हुई थी। राधा सुंदर तो थी ही, साथ ही संस्कारी, शिक्षित और बनेवर थी। लेकिन सावित्री को ये सब पसंद नहीं था। बहू ज्यादा पढ़ी लिखी हो गई है, इसीलिए बात बात में जवाब देती है। सावित्री हर किसी से यही कहती फिरती। राधा सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती, चूल्हे में आग जलाना, पानी भरना, गाय का दूध निकालना, सास के पैर दबाना, और फिर भी उसे सुकून की सांस नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, सावित्री ने राधा को डांटते हुए कहा, देख राधा, रोटियां गोल नहीं बनी, तुम बहू होकर भी ढंग से खाना नहीं बना सकती। राधा ने कहा, माँ जी, आज आटा थोड़ा गीला रह गया था, अगली बार ध्यान रखूंगी। पर सावित्री का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। तेरे मायके वालों ने यही सिखाया है क्या, कुछ काम नहीं आता? मोहन ये सब सुनकर बाहर वाले कमरे में चुपचाप बैठा रहा। वह जानता था कि माँ से कुछ कहना बेकार है। दिन ऐसे ही बीतते गए। राधा की गोद में जब बेटी पिंकी आई तो पूरे घर में खुशियां छा गई, लेकिन सावित्री के चेहरे पर खुशी नहीं थी। लड़की हुई है, चलो जो भी हो भगवान की मर्जी, उसने ठंडी आवाज में कहा। राधा की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी भी तो लक्ष्मी होती है माँ जी। सावित्री ने ताना कसते हुए कहा, लक्ष्मी तब होती है जब दहेज लाए, तुम तो खुद बोझ बन गई है। ये सुनकर राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। राधा हर कठिनाई में ही परिवार के प्रति निष्ठावान रही, पर खेतों में मोहन की मदद करती, पिंकी को पढ़ाती और सास की सेवा करती रही। धीरे धीरे गांव में सबको उसकी मेहनत और सच्चाई की खबर लग गई थी। लोग कहते, मोहन की बहू बड़ी नेक है, भगवान उसे सुख दे। पर भगवान शायद अभी उसकी परीक्षा ले रहा था। एक दिन मोहन स्कूल से लौटते समय साइकिल से गिर गया। चोट गंभीर थी और कई महीनों तक बिस्तर पर रहा। अब पूरे घर की जिम्मेदारी राधा पर आ गई। राधा ने दिन रात मेहनत की, कभी खेतों में मजदूरी की, कभी सिलाई का काम किया ताकि घर का खर्च चल सके। लेकिन सावित्री का रवैया वैसा ही रहा। मैंने तो कहा था, पढ़ी लिखी बहू से घर नहीं चलता, देख ले अब काम करने निकल पड़ी है। राधा चुपचाप सुनती रही। सर्दियों के दिन थे। गांव के खेतों में सरसों के फूल खिले थे, लेकिन राधा के जीवन में अंधेरा छाया हुआ था। मोहन की तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी और घर के खर्च बढ़ते जा रहे थे। सावित्री हर दिन उसे ताने मारती, कहाँ है तेरी पढ़ाई का फायदा, ना अपने लिए सुख जुटा पाई, ना मेरे लिए आराम। राधा ने अपने आंसू भीतर ही निगल लिए। वह जानती थी कि अगर उसने मुंह खोला तो माँ जी उसे बिगड़ जाएगी।
उसने अपने मायके जाना भी छोड़ दिया ताकि कोई ना कहे कि वह अपनी तकलीफें लेकर मायके भाग गई। एक दिन गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, राधा जी, आप शिक्षित हैं, अगर चाहे तो आप हमारे स्कूल में सहायक शिक्षा बन सकती हैं। यह सुनकर राधा की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यही अवसर है जिसमें वह मोहन का इलाज करवा सके और घर की हालत सुधार सके। पर जब उसने सास को बताया, सावित्री ने कड़क आवाज से कहा, क्या तुम बाहर काम करेंगी? बहू तो घर के बाहर कौन देखना चाहता है? राधा बोली, माँ जी, घर की हालत बहुत खराब है। मैं नौकरी कर लूंगी तो मोहन का इलाज भी ठीक से हो जाएगा। सावित्री ने ताना मारते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे? सास घर में और बहू मर्दों के बीच नौकरी करती है, हमारी नाक कट जाएगी। मोहन ने हिम्मत कर कहा, अम्मा, राधा का बाहर जाना गलत नहीं है, वो सब हमारे लिए कर रही है। सावित्री ने गुस्से में कहा, तू चुप रह, तेरी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। बहू अब तुझसे भी ज्यादा बोलने लगी है। पर इस बार राधा ने चुप नहीं रही। उसने दृढ़ता से कहा, माँ जी, मैं घर की लाज रखूंगी, पर अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। भगवान भी मेहनत करने वालों का साथ देता है। सावित्री ने पहली बार राधा की आंखों में आत्मविश्वास देखा और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। राधा ने स्कूल में नौकरी शुरू की। सुबह 5 बजे उठती, चूल्हा जलाती, सास और पति के लिए नाश्ता बनाती और फिर साइकिल से 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाती। वह बच्चों को कड़ी मेहनत से पढ़ाती। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। राधा मास्टरनी बड़ी नेक है, अपने दम पर सब संभाल लिया। लोग कहते। मोहन की तबीयत भी अब सुधरने लगी, पर सावित्री का दिल अब भी राधा के प्रति कठोर ही था। एक दिन गांव में पंचायत हुई, जहां स्कूल के बच्चों के अभिभावकों को बुलाया गया। प्रधान जी ने सबके सामने कहा, हमारे स्कूल को इस साल सबसे अच्छा स्कूल का पुरस्कार मिला है और इसका बड़ा श्रेय जाता है राधा देवी को। तालियां बजी। मोहन गर्व से मुस्कुराया, लेकिन सावित्री चुपचाप बैठी रही। जब घर लौटे तो सावित्री ने कहा, बड़ी आई पुरस्कार वाली, घर का काम भी समय पर नहीं होता। राधा ने कहा, माँ जी, मैंने सब कुछ संभाला हुआ है, आपकी दवा और खाना समय पर रखा है। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में एक अदृश्य ईर्ष्या जन्म ले चुकी थी। कुछ महीने बाद गांव में महामारी फैली। बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे, जिसमें सावित्री भी शामिल थी। राधा ने बिना थके उसकी सेवा की, दवा, खाना और देखभाल सब खुद करती। सावित्री को तेज बुखार था। रात को जब सब सौ गए तो उसने कमजोर आवाज से कहा, राधा, पानी। राधा तुरंत उठी, पानी दिया, माथा पोंछा और धीरे से बोली, माँ जी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री ने उसकी आंखों में झांका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बहू को उसने वर्षों तक सताया, वह आज आप उसकी सेवा कर रही है। कुछ दिनों बाद जब सावित्री ठीक हुई तो उसने महसूस किया कि राधा ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। राधा, तूने मेरे साथ इतना सब होने के बाद भी मुझे क्यों नहीं छोड़ा? उसने धीमी आवाज से कब पूछा। राधा मुस्कुराई, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ चाहे जितनी भी डांटे, पर माँ तो माँ होती है। सावित्री की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार राधा का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझसे बहुत अन्याय किया। राधा ने झुककर उसके पैर छुए। माँ जी, अब सब भूल जाइए। घर में अगर प्यार रहेगा तो भगवान भी खुश रहेगा। उस दिन से सावित्री बिल्कुल बदल गई। वह राधा की मदद करने लगी। सुबह वह खुद चाय बनाकर राधा को देती और कहती, बहू, आज स्कूल मत जाना, आराम कर ले, बाकी काम मैं कर लूंगी। राधा मुस्कुराती और कहती, माँ जी, आप बस आशीर्वाद दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। गांव के लोग ये बदलाव देखकर हैरान थे।
सावित्री देवी अब तो बहू की तारीफ करती नहीं थकती। सब कहते। वाकई सावित्री के मन में सच्चा पछतावा था। उसने समझ लिया कि दूसरों के साथ अन्याय करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। कुछ साल बीत गए। अब पिंकी बड़ी हो चुकी थी और शहर के कॉलेज में पढ़ रही थी। मोहन भी अब स्वस्थ था। राधा और सावित्री साथ बैठकर हर शाम पूजा करती। एक दिन सावित्री ने कहा, राधा, मैं सोचती हूँ अगर तू न होती तो मेरा घर कब का उजड़ गया होता। तू ही मेरी असली बेटी है। राधा की आंखें भर आई। माँ जी, जे साहब की दुआ है, आपने मुझे माँ का स्नेह दिया। सावित्री बोली, नहीं राधा, तूने मुझे सिखाया कि सच्चा धर्म सेवा में है और कर्मों का फल हर किसी को यही मिलता है। मैंने तुझसे अन्याय किया, लेकिन भगवान ने मुझे उसी जीवन दे सबक दे दिया। राधा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ जी, कर्मों की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका वार गहरा होता है। सावित्री मुस्कुराई और बोली, हाँ बहू, और तू उस लाठी की तरह है जिसमें मुझे गिराया नहीं बल्कि संभाल लिया। वर्षों बाद जब सावित्री इस दुनिया से विदा हुई तो पूरे गांव ने कहा, वो औरत जिसने अपने जीवन में अन्याय किया वही अंत में सबसे दयालु बन गई। बहू ने उसे माफ कर दिया। यही सबसे बड़ा धर्म है। राधा ने उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, माँ जी, आपके आशीर्वाद से अब इस घर में हमेशा प्रकाश रहेगा। धीरे धीरे हवेली में राधा के स्नेह और प्रेम से भरा वातावरण रहने लगा। गांव की औरतें अपनी बेटियों से कहती, बहू बनो तो राधा जैसी और सास बनो तो सावित्री जैसी, जो अपने कर्मों से सीख लें। किसी के साथ किया गया अन्याय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह लौट कर आता है, कभी आंसुओं के रूप में, कभी पछतावे के रूप में। पर अगर मन में सच्चाई और सेवा की भावना हो तो सबसे कठोर दिल भी पिघल जाता है। कहते हैं, कर्मों की लाठी भले ही मौन हो, पर न्याय अवश्य करती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।